खम्मा गणी सभी लोगों ने। तो आज अपन करेंगे 9th क्लास मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4.3 अभ्यास 4.3 या अध्याय 4.3। इस चैप्टर में अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और ये चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। फर्स्ट के दो जो चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लास्ट के दो चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों का प्रत्येक को आरेख में खींचे। मैंने कि अपन को एक क्या बोलते हैं, वो बनाना है, ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ में इन सबको खींच के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा एक ग्राफ खींच लेते हैं यहाँ पर, एक्स और वाई एक्सिस वाला। ठीक है, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, और ये हो गया जीरो। ये भूलना मत, ये हो गया एक। ये कौन सी साइड है? माइनस साइड है, अभी यहाँ पे माइनस भी लिखेंगे। दो, तीन और चार, इतना ही लिखते हैं। ये माइनस का है। ठीक है, अब पॉजिटिव साइड चलते हैं। एक, सॉरी, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, ऐसे ही एक्स में लिखेंगे। एक, दो, तीन, चार और पाँच। इतना काफ़ी है क्योंकि अपना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसे माइनस साइड में लिखेंगे तो माइनस एक, माइनस दो, होंगे माइनस तीन, माइनस चार। ठीक है, ये हो गया अपना ग्राफ। ठीक है, ये माइनस साइड हो गया, ये प्लस साइड हो गया एक्स का, माइनस साइड हो गया, और ये प्लस साइड आएगा वाई एक्स का। अब देखो यहाँ पे पहला पहला समीकरण दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू चार। यानी कि क्या दिया हुआ है, अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक्स इक्वस टू जीरो मान लिया जाता है। जब एक्स इक्वस टू जीरो रखेंगे तो वाई इक्वस टू कितना आ जाएगा, वाई इक्वस टू आ जाएगा चार। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो दूसरे वाले में एक्स इक्वस टू, अगर सबसे पहले अपन क्या रखते हैं, जीरो रख देते हैं, तो वाई इक्वस टू कितना आ जाएगा, माइनस का या प्लस का दो, माइनस का दो। यस, क्यों आएगा माइनस का दो, क्योंकि देखो ये एक्स वाई माइनस का है, तो एक्स वाई माइनस का है, तो वाई इधर अपन क्या करेंगे, माइनस का नहीं लिख सकते तो उसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे माइनस साइन को। या आप इसको एक बार सोल्व करके देखिए। सोल्व कैसे करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है, सपोज कीजिए एक्स माइनस वाई बराबर दो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स को इधर ही रहने देंगे, ये दो है ना, इसको इधर लेके आ जाएंगे और वाई आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस दो वाई, एक्स माइनस दो इक्वल टू वाई, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो बचेगा क्या, माइनस दो, वाई इक्वल टू माइनस दो। तो दो दो पॉइंट अपन को देखने हैं। ठीक है, ये एक एक पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ। दूसरे पॉइंट यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो वाई की वैल्यू चार हो जाती है, और एक्स की वैल्यू अगर चार हो गई तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ऐसे एक्स की वैल्यू अगर दो होती है तो वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो होती है, वाई की वैल्यू माइनस दो। देखो वाई की वैल्यू माइनस दो। ऐसे ही इसमें देखो, दूसरे वाले में एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू भी जीरो। यहाँ पे देखो, अगर एक्स की वैल्यू वन रख देते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन रख देते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू तीन। ऐसे यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू जीरो करते ही वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू तीन, और एक्स की वैल्यू। अब इसमें अब ये सब जो बना है इसको अपन ग्राफ पे देख, ग्राफ पे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे डालेंगे। तो जीरो कोमा चार और चार कोमा जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो कोमा चार। को कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। ये कर लेते, जीरो कोमा चार कहाँ आ गया, यहाँ पे। एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया, और एक चार कोमा जीरो कहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये बन गया
इस फर्स्ट वाले का ग्राफ। ठीक है, दूसरे वाले पे चलते हैं। तो 2,0 यानी कि 2,0 यानी कि दो कहाँ, एक्स एक्सिस पे, और कॉमा जीरो यानी कि यहाँ पे है। और 0, -2 यानी कि यहाँ पे है। एक लाइन कौन सी बन गई अब, ये वाली कौन सी बनी, सेकंड वाले की। ऐसे ही आपको सबको, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही सबको, आपको 0,0 यानी कि यहाँ पे बन गया, और 1,3 यानी कि यहाँ पे कहीं पे। तो एक लाइन कैसे खींचेगी अब, ये लाइन ऐसे खींचेगी। तो ये कौन सी वाली होगी, थर्ड वाले की। फोर्थ वाले की आप बना के बताइए। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो रैखिक समीकरण लिखिए, इस प्रकार की ओ कितने रेखाएं हो सकती है। ठीक है, अपन को एक बिंदु दिया हुआ है 2,14, ठीक है, ऐसा बिंदु दिया है। और समीकरण क्या होता है, एक किसी भी रेखा का y=mx+c। ठीक है, ये एक नॉर्मल समीकरण होता है। ठीक है, y की वैल्यू अपन यहाँ से देख के लिखते हैं। y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमेशा 14 आनी चाहिए। तो यानी कि ये को फिक्स कर लेते हैं, मान के चलिए। अब y की वैल्यू 14 कब आएगी, जब x क्या हो, कुछ भी हो, पर c कितना होना चाहिए, 12। या c कुछ भी हो सकता है, c भी मतलब जैसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो +c करके 10 लिख दो, या +c करके 9 लिख दो, और +c करके 8 लिख दो। उसी हिसाब से y की वैल्यू तो हमेशा कितनी होनी चाहिए, 14 ही होगी। और x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से समीकरण से अगर देखेंगे तो 2 आनी चाहिए। ठीक है, समीकरण तो और कितना, 2, x की वैल्यू वो और कितनी चाहिए, x की वैल्यू भी यहाँ की कितनी है, फिक्स है, कितनी, 2। और y की वैल्यू कितनी फिक्स है, 14। अब बाकी जो भी लिखोगे वो इस समीकरण में मैच होने चाहिए। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2x आ जाएगा। ऐसे अब इसको 8 वाले में देखेंगे तो 9 वाले में अगर यहाँ पे 14 आना चाहिए, और ये कितना आना चाहिए, ये तो 9। अगर 9 लिख देते तो यहाँ कितना होना चाहिए, कितना और बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 9 नहीं लिख सकते, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे कितना, 6 बच रहा है, तो कितना लिख सकते हैं अपन, 8 लिख सकते हैं। 8 लिखेंगे तो कितना आना चाहिए यहाँ पे, 3x। इससे x की वैल्यू जब 2 लिखोगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 8 कितना हो जाएगा, 14। ऐसे आपको देख देख के सबका एक एक लिखना है। ठीक है, मैं समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे होंगे। देखो मैं बताता हूँ दोबारा, y=mx+c। अब इसकी समीकरण बनानी है। x की वैल्यू अपने पास 2 फिक्स हो चुकी है, y की वैल्यू अपने पास 14 फिक्स हो चुकी है। अब किस किस की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे रखो कि इक्वल टू में कितना आए, अपना 14 आना चाहिए। यानी कि जो भी समीकरण बनेगा, ये जो भी समीकरण बनेगा उसमें y की वैल्यू 14, m की वैल्यू कुछ भी लिखो, x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, प्लस c की वैल्यू भी कुछ भी रखो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। समझ में आई बात, ये है। यानी कि मैं और अच्छे से अगर करूँ तो ये हो गया कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेट करना है m और c का वैल्यू, कैसे भी करके m और c का वैल्यू आप यहाँ पे सेट कीजिए, और वही आपके वैल्यूज़ होंगे या इसके हल होंगे। अब इसके हल ऐसे कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, अनंत रेखा अनंत तक जा सकता है, किसी भी कितने भी हल हो सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अनंत रेखाएं हो सकती है। ऐसी ऐसी कितनी रेखाएं हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। इस पे ऐसी कितनी रेखा है, बहुत सारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बिंदु 3,4 समीकरण ये दिया हुआ है, आरेख पे स्थित है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन, 3 एक्स की वैल्यू दी हुई है, 4 वाई की वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 3x वाई की वैल्यू में रख देंगे, आ गया। सबसे इजी क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर छोड़, एक नगर में टैक्सी किराया निकल, पहले किलोमीटर पर किराया 8 रुपये है, और उसके बाद की दूसरी की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 है।
तो तय की गई दूरी x किलोमीटर को हो और कुल किराया y हो तो इसका निम्नलिखित आरेख क्या है। अब तय की गई दूरी कितनी है, दूरी हो गई x, कुल किराया कितना है y, ठीक है। तो किराया कैसे आएगा, हर किलोमीटर के हिसाब से किराया आएगा, तो कुल किराया कैसे निकलेगा, टोटल जितनी दूरी तय की हुई है वो प्लस जितना अपना पास किराया है। तो देखो प्रति किलोमीटर किराया कितना है, पूरी दूरी कितनी है एक्स, अब प्रति किलोमीटर कितना किया है 5, तो ये कितना हो गया 5x, ठीक है। सबसे इजी पहले किलोमीटर का किराया, अब पहले किलोमीटर पे अपन को क्या मिला 8 रुपये मिला, यानी कि 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। अब ये सब किसके बराबर होना चाहिए, ये सब y के बराबर, यानी कि कुल किराए के बराबर होना चाहिए। यानी कि हर किलोमीटर पे अगर अपन को कुल दूरी मान के चलिए आपने की है, यहाँ पर कुल किलोमीटर है आपके 50, ठीक है, और आपने हर किलोमीटर पे कितना पैसा लिया है 5 रुपये लिया है, तो कितना हो गया 500, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, आपने पहले किलोमीटर पे 8 रुपये लिया है, तो यानी कि 3 रुपया यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो कितना हो गया 503। अब ये 500 के 3 क्या होगा, कुल किराया हुआ ना, तो ये कुल किराया क्या है वाई है, ठीक है। समझ में आया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में प्रत्येक आरेख पर दिखे विकल्पों को सही समीकरण के साथ मैच कीजिए। आकृति में दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स, आकृति 4 5 6 इस वाले में y इक्वल टू एक्स कहीं दिख रहा है जहाँ पे y भी बराबर x, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, मान लिया ये वाला पॉइंट y इक्वल टू एक्स, एक्स भी अगर x 0 है तो y भी 0 है, ठीक है। y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ऐसा कोई मान है, बताइए ऐसा कोई मान है, y अगर 1 है तो 0, ऐसा कोई इसमें दिख नहीं रहा है। वाई कोस टू एक्स, वाई कोस टू 2x ऐसा कुछ बनता, ऐसा कुछ ग्राफ बनता, यानी कि अगर y 0 है तो x भी 0 पहले पे, फिर y 1 हो गया तो x कितना हो गया 2 हो गया, ऐसे ऐसे वाला, ऐसा वाला कोई ग्राफ बन रहा है या नहीं बन रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका होता है, सिर्फ इसका, y कोस टू एक्स का। आकृति 4.7 में अब इसमें देखेंगे, इसमें अपन को जो जो भी वैल्यूज यहाँ दी हुई है ना उनके हिसाब से इनका मान रख के देखना है, ठीक है। देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, यानी कि अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -2, -2 आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 2 आ रही है। अब y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2 कहाँ आ रही है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे रख देते हैं, तो y की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये पॉइंट अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब x की वैल्यू 2 रख देते हैं तो y की वैल्यू 0 हो रही है क्या यहाँ, नहीं, यानी कि गलत बात है, ठीक है। इसमें रख देते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखते वाई की वैल्यू कितनी आ रही है -2, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे रखो एक्स की वैल्यू 0 रखने पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट रखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 2 रखने पर वाई की वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ हो रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट। ऐसे इन पॉइंटों को समीकरण में रख रख के आप देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अचर बल लगाने पर किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती, यानी कि क्या होता है, कोई पिंड है, ये पिंड है, ठीक है, इस पे आप ऐसे बल लगा रहे हो, बल ये है एफ, एफ मतलब फोर्स, इस पे इधर की तरफ आप बल लगा रहे हो, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे खिसकना चाहिए इसको, यानी कि ये ऐसे रखा हुआ है रोड पे, तो ये ऐसे ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अचर बल यानी कि लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात, यानी कि ये जितना कार्य यानी कि जितना आगे खिसकेगा वो इसके अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि कार्य अगर बढ़ रहा है यानी तो दूरी भी बढ़ेगी, यानी कि ये हो गया डिस्टेंस डी। एफ क्या है डी के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अब क्या बोल दो कि डब्लू अनुक्रमानुपाती क्या है डी के बराबर है, ऐसा ये बोल रहा है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हैं और या 0 मात्रक तो आलेख के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, यानी कि दूरी अगर 0 है तो कार्य कितना y इक्वल टू 5x, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि
दूसरा कथन देखो, इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए जहां अचर बल 5 लेकर इसका आरेख खींचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती है तो यानी कि इसका मतलब होता है कि कार्य बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर अपन बोले कि जो W है वो कितना है, बल 5 है, तो स्पीड कितनी है, इसके बराबर में है, ये अपन को बोला गया है। अगर दूरी 2 हो गई यानी कि D की वैल्यू अगर 2 दे दी तो इसके कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, W ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बना देते हैं एक। ठीक है, ये हो गया 2, 4, 6, 8 और ये 10, ऐसे ही 2, 4, 6, 8 और ये हो गया 10, 10 सॉरी, ऐसे ही इधर भी यहाँ तक 10 तक, और यहाँ से 2 से, ये भी 2 से 10 तक, और ये 0। अब देखो इसमें क्या, अगर दूरी 0 है तो कार्य क्या हो गया, 0, तो यानी कि एक तो ये पॉइंट हो गया। अगर दूरी, अगर देखो ये 0 हो गया तो ये भी क्या हो गया, 0, कुछ बचा ही नहीं, 0। देखो डी का वैल्यू अगर कितना रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इसमें भाग देते हैं, डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा फिर, 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट से क्या आ गया अपना, ये आ गया यहाँ पर। दूसरा क्या है, अगर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी कि यहाँ मान लेते हैं, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 10, यानी कि यहाँ, यानी कि यहाँ पे कहीं। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, अपना ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसे बनेगा, ऐसे, ये हो गया अपना ग्राफ। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी, यामिनी यानी कि वाई लिख देते हैं, और गामी फातिमा यानी कि इसका एफ लिख देते हैं, ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के था प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये, इन्हें इन दोनों ने मिलके कितना रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया। ठीक है, तो एक रैखिक समीकरण लिखिए जो आंकड़ों को संतुष्ट करता है। आप उनके अनुसंधान को एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण को लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने उन दोनों ने मिलके 100 रुपया दिया, यानी कि मिलकर कितना दिया, 100 रुपया। अब इसमें से यहाँ मैंने कितना दिया, एक्स दे दिया, और इसने कितना दिया, वाई दे दिया। अब दोनों को जोड़ेंगे तभी ना 100 रुपया होगा, इजी पीजी, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 100, बस। अब इसमें कितने भी हल लिख सकते हो आप, अनंत हल लिख सकते हो। अनंत का मतलब हो गया बहुत सारे, यानी कि मान के चलिए इसने 0 रुपये दे दिया तो इसने पूरा कितना दिया होगा, 100 रुपये दिया होगा, तभी ना जाके 100 रुपये आया पूरा। अब इसने 50 दे दिया होगा मान के चलिए, तो इसने भी कितना दिया होगा फिर, 50 रुपया, तब जाके 100 रुपया हुआ फिर से। ऐसे 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 आप एक नॉर्मल सी इक्वेशन बनाए जिसमें क्या होगा, दोनों ने 0 दिया, इसने इसने कम दे दिया, इसने ज़्यादा दे दिया, फिर इसने कम दे दिया, इसने ज़्यादा, इसने कम, इससे ज़्यादा, इसने कम, फिर एक बार में क्या होगा, दोनों बराबर दिए, ऐसे हो जाएगा ये, ऐसा कुछ आरेख बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि माइनस में तो जाएगा ही नहीं, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, और ये भी नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव में ही रहेगा। और दोनों बराबर पैसे देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, और दोनों बराबर नहीं देंगे तो ऐसा नहीं आएगा, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहेगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में सेल्सियस में मापा जाता है। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, अमेरिका अमेरिका में वो लोग फ़ारेनहाइट एफ करते रहते हैं, और अपन क्या करते हैं, अपन सेल्सियस का सी करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बदलने का एक सूत्र होता है, वो सूत्र है एफ बराबर, यानी कि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, ये आपने पिछली प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा होगा, इस ये कैसे आता है ये आपको पता होगा। तो बोल रहे हैं कि इसको सेल्सियस को, अब जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके हिसाब से अपन को एक शख्स तथा 5 के मापने ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का खींचिए। अब ठीक, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप इसको देख के एक रैखिक समीकरण बनाइए। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं,
सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं क्या क्या अपन को दिया हुआ है, उसके इस बाद अपन क्या इसका एक रैखिक समीकरण बना देंगे। ठीक है, तो रैखिक समीकरण में क्या लिखेंगे, एक ऐसे पहले तो ग्राफ बना लेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशंस करने के ऊपर सबसे पहले क्या बोला है, फारेनहाइट माप के ऊपर दिए गए रेखीय समय का आरेख खींचिए। ये आरेख ऐसे इसका आरेख खींच दिया। ठीक है, अगर सेल्सियस जीरो होता है तो फ़ारेनहाइट कितना होता है, अगर सेल्सियस जीरो होता है तो फ़ारेनहाइट एफ का वैल्यू कितना होता है, 32। यानी कि अगर अपन एक्स को, सेल्सियस को इस साइड मानते हैं और फ़ारेनहाइट को इस साइड मानते हैं, तो ये जीरो होने पर ये कितना हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 32 हो रहा है, 32। ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए, मतलब यहाँ से 2, 4, 6 ऐसे करते करते 32 तक। तो ये यहाँ पे ये इसका ग्राफ, अगर सेल्सियस 1 डिग्री होता है तो 9/5 ये आ जाएगा, या 5 डिग्री होता है तो 5 5, अगर सेल्सियस कितना होता है, सी इक्वस टू कितना होता है, 5 होता है मान के चलिए, तो एफ इक्वस टू कितना हो जाएगा, एक एफ इज टू 41। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सी इक्वस टू 5 है तो एफ इक्वस टू कितना आ जाएगा, 41 यहाँ पे कहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर, यानी कि यहाँ पे कहीं पे, तो इनका ग्राफ बनेगा ऐसे गया और उसके बाद ऐसे गया, ऐसा कुछ इनका ग्राफ बन जाएगा। अब ये वैल्यूज दी हुई है, इनको आप ऐसे ही ग्राफ बनाइए, उसमें सेट कीजिए। यदि तापमान सी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे बताओ सी की वैल्यू कितनी दे दी, सी की वैल्यू 30 दे दी, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एफ की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूले में, एफ इक्वस टू 9/5 इंटू 30 + 32। ठीक है, 5 से 30 कितनी बार कटेगा, 6 बार। ठीक है, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 54। प्लस कितना आया फिर, 32। 54 और 32 कितना आ गया, 86। ठीक है, ऐसे आप इस सेकंड वाले को कीजिए, इसको किया मैंने, इसको करके दिखा दे, इसको ये जीरो हो गया तो ये तो कितना आ जाएगा, 32 ही बचेगा सिर्फ। ये भी जीरो हो गया तो कितना बचेगा, 32 ही बचेगा। ये देखो यहाँ पे ये जीरो दे दिया तब भी 32, ये भी जीरो, 32 हो गया। क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक रूप से समान हो, यदि है तो उसका ज्ञात कीजिए। देखो, उसने बोला है कि ऐसा कोई मान है जो दोनों में बराबर आ जाए, तो यहाँ पे लिखा है -40। -40 ऐसा तापमान है जो दोनों में बराबर आ जाता है, यानी कि ये 0 0 0,0 जैसा वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके बाद अपन करेंगे इस चैप्टर का लास्ट, इस प्रश्नावली का लास्ट की चैप्टर ये। तो थैंक यू सो मच।